आरोह के तीसरे पाठ में कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरे ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता और कविता भी शब्दों का एक खेल है। आइए देखते हैं इस कविता का पहला पद्यांश। यह पद्यांश हमारी आरोह पाठ्य पुस्तक की कविता के बहाने से लिया गया है और इसके लेखक हैं कुंवर नारायण जी। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब देखते हैं इस पद्यांश की व्याख्या। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। इस पंक्ति में कवि ने कविता की उड़ान के बारे में बताने के लिए चिड़िया का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ान भरती है, उसी प्रकार कविता भी उड़ान भरती है। कवि की कल्पना ही कविता के पंख होते हैं। यह कविता और चिड़िया की समानता बताकर अगली ही पंक्ति में कवि कविता और चिड़िया की उड़ान में अंतर बताते हुए कहते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी कि चिड़िया कविता की उड़ान की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि चिड़िया तो इस घर उस घर, बाहर भीतर अर्थात आसपास के घरों तक ही उड़कर जाती है, घरों के अंदर घरों के बाहर उड़ती है। आसमान में भी वह एक सीमित ऊंचाई तक ही उड़ सकती है, परंतु कवि और कविता की कल्पना की उड़ान असीमित होती है। कल्पना के पंखों के सहारे कविता कहीं तक भी पहुंच सकती है। न उसके लिए आसमान में कोई सीमा है और न ही धरती पर किसी देश की सीमा कविता को उड़ान भरने से रोक सकती है, क्योंकि किसी कविता को पसंद करने वाले लोग केवल देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी होते हैं। हिंदी साहित्य में बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी कविताएं और गीत पूरी दुनिया में सुने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। इसीलिए कवि ने कहा कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी कविता की उड़ान की बराबरी चिड़िया नहीं कर सकती। इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य में सबसे पहले इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य देख लेते हैं। भाव सौंदर्य की सबसे पहली विशेषता है कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है, यानी कविता में कल्पना की जो संभावनाएं होती हैं वो अपार होती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती। दूसरी विशेषता है कविता और चिड़िया की मनोहारी तुलना की गई है। चिड़िया के साथ कविता की जो तुलना है वो मन को हरने वाली है, बहुत सुंदर है। तीसरी विशेषता है चिड़िया की उड़ान को सीमित और कविता की उड़ान को असीमित बताया गया है, यानी चिड़िया जब आसमान में उड़ती है तो एक सीमा की तक उड़ सकती है, एक सीमित ऊंचाई तक उड़ सकती है, लेकिन कविता की उड़ान के लिए कोई सीमा नहीं होती। वो कहीं भी, कितने भी ऊंचाई तक, कितनी भी दूर तक अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ सकती है। अब जानते हैं इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य। सबसे पहला है कविता में अनुप्रास, मानवीकरण और प्रश्न अलंकार है। ये शिल्प सौंदर्य पूरी कविता का एक ही है। तीनों पद्यांश में शिल्प सौंदर्य यही रहेगा, व्याकरण संबंधी विशेषताएं यही हैं। पूरी कविता में अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार और प्रश्न अलंकार है। अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकारों के बारे में पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रश्न अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर बात बात में प्रश्न किया जाता है। यहाँ भी इस कविता में भी कवि ने प्रश्न किया है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। इन दोनों पंक्तियों में प्रश्न अलंकार है। दूसरी विशेषता है कविता का मानवीकरण किया गया है, यानी कविता को मनुष्य की तरह हाव भाव व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। तीसरी विशेषता है मुक्त छंद और शांत रस है। मुक्त छंद मतलब
मात्राओं का या वर्णों की गिनती का कोई बंधन नहीं है, पंक्तियां भी एक समान नहीं हैं, तो यहाँ पर मुक्त छंद है और शांत रस है। ना ज़्यादा जोश की बात की गई है, ना ज़्यादा प्रेम की। जीवन की साधारण बात को बड़ी सुंदरता से दिखाया है। चौथी विशेषता है सरल और सरस खड़ी बोली का प्रयोग है। सरल मतलब आसान है, सरस आनंदित कर देने वाली खड़ी बोली है। खड़ी बोली हिंदी भाषा का ही एक रूप है। पांचवी विशेषता है भाषा भावों के अनुकूल है, यानी जैसे कवि के भाव हैं वैसी ही भाषा है और उपयुक्त शब्दों का चयन किया गया है। जो बात कहनी है, जैसे भाव हैं, वैसे ही शब्दों का चयन कवि ने किया है। अब चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। कविता का खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ माने का अर्थ है मायने, यानी कि मतलब। अब देखते हैं इस पद्यांश की व्याख्या। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कुंवर नारायण जी यहाँ हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार फूल खिलते हैं उसी प्रकार कविता भी खिलती है। फूल अपनी पंखुड़ियों से खिलते हैं, जबकि कविता अपनी भावनाओं और अपने शब्दों से खिलती है। परंतु अगली ही पंक्ति में कवि फूल और कविता की महक में अंतर बताते हुए कहते हैं कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यह कवि का कहने का अर्थ यह है कि फूल और कविता की महक में बहुत अंतर होता है, क्योंकि फूल की महक बाहर भीतर इस घर उस घर तक ही सीमित रहती है, परंतु कविता की महक की कोई सीमा नहीं होती। अर्थात कविता का प्रभाव दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। आगे कवि कहते हैं कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि कहते हैं कि फूल तो एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाते हैं, परंतु कविता कभी नहीं मुरझाती, क्योंकि कविता अपनी कल्पनाओं, अपने भावों और अपने शब्दों के कारण युगों युगों तक लोगों के दिलो दिमाग में महकती रहती है। हिंदी साहित्य में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम और गुरु नानक जी की कविताएं सदियों बाद भी लोगों को ज़बानी याद हैं और स्कूलों में भी बड़े सम्मान से पढ़ाई जाती है। आज तक भी उनकी कविताओं की महक में कोई कमी नहीं आई। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य देख लेते हैं। भाव सौंदर्य की सबसे पहली विशेषता है कविता और फूल की तुलना मनोरम है, यानी कि इन पंक्तियों में कविता की तुलना, कविता की समानता फूल के साथ की गई है, जो बहुत सुंदर है। दूसरी विशेषता है कविता की महक को फूल की महक से श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि फूल की महक तो मुरझाने के साथ ही समाप्त हो जाती है, लेकिन कविता की महक सदियों सदियों तक बनी रहती है। तीसरी विशेषता है फूल की अपेक्षा कविता की महक को असीमित बताया है, यानी फूल की महक की एक सीमा होती है, उसकी खुशबू कुछ दूरी तक ही जा सकती है, जबकि कविता के प्रभाव की कोई सीमा नहीं होती। अब देखते हैं इस कविता का अंतिम पद्यांश। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इस पद्यांश में कवि बच्चे और कविता में कोई अंतर नहीं मानते। वे बच्चों के खेल की तरह कविता को भी शब्दों का खेल मानते हैं। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए भी कविता शब्दों का एक खेल है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। जिस प्रकार बच्चे खेलने के समय कोई भेदभाव नहीं करते, यह घर वह घर सब एक कर देते हैं। सब घर उनके लिए एक जैसे होते हैं, कोई घर उनके लिए अपना या पराया नहीं होता। उसी प्रकार कविता भी किसी से कोई भेदभाव या परायापन नहीं रखती। कविता पर भी कोई बंधन लागू नहीं होता। बच्चे की तरह कविता के लिए भी सभी सीमाओं के बंधन खुद ही टूट जाते हैं, फिर वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा ही क्यों ना हो।
इन पंक्तियों के भाव सौंदर्य की पहली विशेषता है बच्चों व कवियों में समानता दिखाई गई है, यानी कवि और कविता भी बच्चे की तरह होते हैं। कवि बच्चे की तरह होता है जबकि उसकी कविता बच्चे की तरह, उसके खेल की तरह होती है। दूसरी विशेषता है बच्चा ही जाने पंक्ति से बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। बच्चा ही जाने, इससे पता चलता है कि बच्चे का मन बहुत सरल होता है, उसके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव, कोई परायापन नहीं होता। तीसरी विशेषता है कवि व बच्चे की कल्पना को एक समान बताया है। जिस प्रकार बच्चे अपनी कल्पना से कहीं भी, कुछ भी, किसी भी चीज़ के साथ खेल सकते हैं, अनंत कल्पनाएं कर सकते हैं, उसी तरह कवि भी अपनी कविता में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत दूर तक की कल्पनाएं कर सकता है।